नमस्कार दोस्तों, मैं अनामिका आज आप सभी का दोस्तों एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों आज की जो हमारी टॉपिक है वो है वक्रता त्रिज्या आर और फोकस दूरी एफ। इनमें संबंध क्या होता है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे फोकस दूरी होगा, ठीक है, फोकस दूरी एफ में संबंध क्या होता है। दोस्तों फिलहाल यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि फोकस दूरी और आर में संबंध वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या होता है, लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं कि संबंध तो ये होता है, आपको पता है, लेकिन आज हम आपको जो इस वीडियो में बताने वाले हैं वो ये है कि इसे हम सिद्ध कैसे करें, ये कहाँ से आ गया। ठीक है दोस्तों, कि कैसे आ गया कि एफ बराबर r/2, यानी जो हमारी फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, या फिर ऐसा कह ले जो हमारी त्रिज्या होगी, क्या होगी, त्रिज्या होगी वो फोकस की दोगुनी होगी। मतलब कि अगर फोकस 2 है तो हमारी वक्रता त्रिज्या कितनी होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए, तभी तो फोकस की दोगुनी हमारी वक्रता त्रिज्या होगी। तो देखिए फोकस की दोगुनी हमारी वक्रता त्रिज्या हो गई, और जो हमारी फोकस होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। देखो 4 का आधा 2, यानी ये हमारी फोकस दूरी। तो आप कुछ भी कह लीजिए कि जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, या फिर वक्रता त्रिज्या फोकस दोगुनी की दोगुनी, या फिर वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है। आपका दोनों सही है, लेकिन फिलहाल आज हम बात करते हैं कि हम इसे सिद्ध कैसे करेंगे। तो चलिए आइए हम सिद्ध करना सीख लेते हैं। उसके लिए दोस्तों आपको ये फिगर समझना होगा। पहले हम आपको इस फिगर के बारे में बता देते हैं, फिर आपको हम सिद्ध करना बताएंगे। तो और एक चीज़ दोस्तों, जो हम ये सिद्ध करना सीख रहे हैं, ये हम अवतल दर्पण में सीख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, हम आपको उत्तल में भी बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हम अवतल में बताते हैं। तो देखिए जो आपको दिख रहा है, ये जो दर्पण है वो अवतल है, ठीक है, और ये जो वक्रता त्रिज्या और पोल से होके जा रही है ये मुख्य अक्ष है। हमने अपने पहले ही वीडियो में ये सब बता रखा है, जिन्होंने भी ना देखा हो वो हमारे चैनल पे जाके देख ले। तो देखिए ये हमारी मुख्य अक्ष है, ये हमारी एक किरण है जो कि मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है। तो हमने आपको बताया है कि जब कोई भी किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो वह दर्पण से परावर्तित होकर फोकस से गुजर जाती है। तो ये देखिए हमने मुख्य अक्ष के समांतर जाने की वजह से परावर्तित होकर फोकस से आ गई। तो अब देखिए अगर आप समतल दर्पण पढ़े होंगे, दोस्तों जो हम लोग थोड़ा सा यहाँ बताते हैं आपको। देखिए मान लीजिए कोई समतल पृष्ठ है, क्या है, समतल पृष्ठ है, ठीक है। अब जब हम लोग यहाँ कोई किरण लाते हैं तो ये कौन सी किरण हो गई, ये तो हमारी आपतित किरण हो गई, क्योंकि आने वाली किरण दोस्तों क्या होती है, आपतित किरण हो गई। अब बताइए पृष्ठ समतल है तो क्या ये परावर्तित नहीं होगी, हाँ ये परावर्तित हो गई। तो ये जो किरण गई ये हमारी परिवर्तित किरण हो गई ना, आपतित किरण और परावर्तित किरण। ये किरण आई और ये किरण गई, क्यों गई टकरा के, क्योंकि दोस्तों जो हमारा पृष्ठ था ये चिकना था। तो अब बताइए इसके बीच हम एक अभिलंब डालते हैं, मतलब आपतन बिंदु पर एक अभिलंब डालते हैं। तो जो आपतित किरण जहाँ पे समतल दर्पण पे जहाँ पे भी आके टकराती है वही हमारा आपतन बिंदु होता है। तो देखिए ये आपतित किरण आई, यहीं पे ऐसे टकराई थी, तो आपतन बिंदु पे हम एक अभिलंब डालेंगे। यही नियम आप इस पे लगाइए। ये हमारी आपतित किरण है, आई ये यहाँ दर्पण से टकराई। आपतित किरण समतल पृष्ठ या फिर दर्पण से जिस जगह भी टकराती है दोस्तों वही हमारा आपतन बिंदु होता है, ठीक है। तो ये हमारा आपतन बिंदु हो गया। तो आपतन बिंदु से हम एक लंब डालते हैं, ठीक है, ये देखिए डाल दिए, ठीक है, डाल दिए, और ये हमारा परावर्तित किरण हो गई। तो अब आप समझ सकते हैं कि अगर ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, ये लंब, तो आपतित किरण और लंब के बीच, अभिलंब के बीच जो कोण बनता है दोस्तों वो आपतन कोण बनता है। कैसा कोण बनता है, आपतन कोण। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है वो परावर्तन कोण बनता है। ये सब आपको हम पहले भी बता चुके हैं, तो आप चाहे तो जाके हमारे पुरानी वीडियोस में समझ सकते हैं। फिलहाल हम आपको समझाने के लिए यहाँ बता दे रहे हैं। इसको दोस्तों हम लोग कोण आई कहते हैं, इसको हम लोग कोण आर कहते हैं। हम आपको इसलिए बता रहे हैं दोस्तों क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक है, इससे ही आपका सिद्ध होगा। तो चलिए आइए हम अब शुरू करते हैं। आई होप कि आपको ये फिगर समझ आ गए होंगे। तो चलिए फिलहाल अभी हम थोड़ा सा सिद्ध करना सीख ही लेते हैं। तो देखिए सबसे पहला जो आपको हमने बताया
वो यही हो गया। क्या, थोड़ा मैं यहाँ लिख देती हूँ कि देखिए कोण लिख दे तो ज़्यादा सही बैठेगा ना। कोण ABC, कोण ABC दोस्तों आपतन कोण है, आपतन कोण तथा देखिए ABC, आपको पता है कि जो बीच में होता है वही हमारा कोण होता है। तो ABC, B हमारा कोण है, ये देखिए ABC, तो ये हमारा कोण है, ये कोण आपतन कोण, ये तो मैंने अभी लिखा। तथा कोण देखिए कोण CBF परावर्तन कोण है ना दोस्तों। तो चलिए अब आइए लिखते हैं आगे हम लोग। तो देखिए दोस्तों कोण ABC हमारा आपतन कोण हो गया, कोण CBF हमारा परावर्तन कोण हो गया। वैसे CBF देखिए बीच में B है तो यानी ये वाला कोण, ठीक है। परावर्तन कोण, अच्छा बताइए परावर्तन के नियम का एक नियम हमने ये सीखा था कि कोण I बराबर कोण R, तो उस मुताबिक यहाँ होगा कोण ABC बराबर कोण CBF। अगर हमसे रीजन पूछेगा दोस्तों परावर्तन के नियम से, यही तो है ना कि परावर्तन का जो नियम होता है वो ये कहता है कि कोण I बराबर कोण R, वही हुआ है दोस्तों कोण I बराबर कोण R। तो इसे हम समीकरण फर्स्ट कर दे रहे हैं, ठीक है, ऐसे आप मान लीजिएगा। तो आइए अब हम आगे लिखते हैं। आगे दोस्तों होगा क्या हमारा, देखिए हम यहाँ लिखेंगे दोस्तों। अब देखिए आपको एक चीज हम और लिख दे फिर बताते हैं। कोण देखिए दोस्तों, अब जो मैंने आप यहाँ पे लिखा है वो हम आपको समझा देते हैं आखिरकार ये मैंने क्या लिख दिया, ठीक है। तो चलिए आइए पहले हम आपको बता देते हैं दोस्तों। मैंने लिखा कोण ABC बराबर कोण BCF। पहले दिखा दे कोण ABC है कहाँ, कोण ABC, कोण ABC ये आपको दिख रहा है, यानी ये कोण, क्योंकि जो बीच में होता है वही तो हमारा कोण होगा। और कोण BCF दिख रहा है, B यानी ये इस कोण की बात की जा रही है। इस कोण को इसके बराबर दिखाया गया है दोस्तों। अब क्यों दिखाया गया, रीजन इसका यहाँ आप देंगे एकांतर कोण, एकांतर कोण समीकरण सेकंड। अब थोड़ा सा समझ लीजिए कैसे यहाँ एकांतर कोण हुआ। तो देखिए दोस्तों, अब मान लीजिए कोई दो समांतर रेखाएं हैं, ठीक है। जब कोई भी दो समांतर रेखाएं होती हैं और उन पर कोई एक ऐसे तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है, क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है दोस्तों, तो ये कोण इसके एकांतर हो जाता है। और एकांतर कोण हमेशा आपस में बराबर होते, ये कोण इसके एकांतर हो जाता है और ये कोण इसके एकांतर हो जाता है, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ देखिए आप जो हमने फिगर ड्रा किया है, क्या ये दोनों रेखाएं पैरेलल नहीं है, समांतर है ना, और इस पे भी एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है। तो देखिए ये वाली मानेंगे, ये तिर्यक रेखा, ठीक है, एक प्रतिच्छेद कर रही है, ये दोनों समांतर, ये देखिए तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर रही, तो ये कोण इसके क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा ना एकांतर कोण के कारण। समीकरण फर्स्ट, इसे सेकंड मान लिया। अब यहाँ लिखिए समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, ठीक है। अब देखिए, अब बताइए अगर हमारी ये वाली साइड इक्वल है तो क्या ये वाली साइड इक्वल नहीं हो जाएंगी, क्या बिल्कुल हो जाएंगी। तो कोण CBF इक्वल कोण BCF, समीकरण थर्ड मान लीजिए दोस्तों। चलिए अभी हम लोग आगे करते हैं। अच्छा थोड़ा सा हम आपको और एक लॉजिक इसमें बताते हैं, ठीक है। तो अब आप देखिए, जैसा कि इसमें आपको दिख रहा होगा, कह रहा है दोस्तों कि कोण CBF है ना। तो देखिए कोण CBF, दोस्तों ये कोण B बीच में आया है तो यही कोण CBF, तो यानी ये कोण, और कोण BCF यानी दोस्तों ये कोण, ठीक है। मतलब कि अगर ये देखा जाए तो इसमें एक ये कोण, एक ये कोण, थोड़ा सा इसे भी समझिए। देखिए कुछ इस प्रकार का वहाँ फिगर बना हुआ है। ये दोनों कोण उसके बराबर, अगर देखा जाए तो ये एक त्रिभुज है और इसके ये दोनों कोण क्या हो गए, बराबर हो गए। जैसे कि यहाँ पे आप देखिए
कि ये रेखा मिलके अगर देखें तो CBF एक त्रिभुज बन रहे हैं। CBF त्रिभुज में कोण CBF बराबर कोण BCF हो जा रहे हैं ना। ठीक है, तो अब देखिए, अब आपको हम एक चीज़ और बता देते हैं कि दोस्तों समान कोणों के बराबर कोणों के दोस्तों सामने वाली भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ये आप एक चीज़ और जान लीजिए कि त्रिभुज के समान कोणों के सामने की भुजा भी क्या हो जाती है, समान हो जाती है। वो चाहे किसी भी त्रिभुज में हो दोस्तों, अगर उसके दो कोण आपस में बराबर हो गए हैं तो उसके उन दोनों कोण के सामने वाली भुजा भी आपस में बराबर हो जाएगी। देखिए, जैसे इस कोण के सामने वाली भुजा ये और इस कोण के सामने वाली भुजा ये, यानी ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। वैसे ही यहाँ देखिए, ये कोण और ये कोण आपस में बराबर, तो इसके सामने की भुजा यानी ये और इसके सामने की भुजा यानी ये, मतलब हम समझ सकते हैं कि BF बराबर PF। ठीक है दोस्तों, समझ सकते हैं इसको हम लोग, नहीं FC ना, FC BF बराबर FC, इसको समझ सकते हैं ना। तो चलिए अब हम लोग आगे लिखते हैं BF बराबर FC। अब आपको हम एक चीज़ और थोड़ा सा लिख देते हैं यहाँ कि BF बराबर PF। आप कहेंगे कैसे, तो हम आपको यहाँ पे रीजन देते हैं, ऊपर इसके रीजन लिख रहे हैं। दर्पण का द्वारक छोटा है तो बिंदु B ध्रुव P के निकट होगा। अब थोड़ा सा हम आपको ये वाली लॉजिक थोड़ा सा समझा देते हैं, बहुत लोगों को नहीं समझ में है ना। तो देखिए, कह रहा है दर्पण का द्वारक छोटा होता है। पहली बात तो आपको द्वारक पता होना चाहिए क्या होता है। तो आइए थोड़ा सा इसे बगल में समझ लेते हैं। यहाँ हम एक दर्पण बना दिए, बन गया एक दर्पण। और जो दोस्तों परावर्तक पृष्ठ का व्यास होता है, ये हमारी परावर्तक पृष्ठ है, इस भाग में हम कलई कर देते हैं। और ये हमारी क्या है, परावर्तक पृष्ठ है। तो परावर्तक पृष्ठ का व्यास दोस्तों यानी यहाँ से इससे लेके यहाँ तक, इन दोनों तक की अगर हम ऐसे एक लाइन खींच देते हैं तो जो हमारा आएगा वही दोस्तों द्वारक होता है। यही दर्पण का द्वारक कहलाता है। कह रहा है कि दर्पण का द्वारक छोटा है तो बिंदु P ध्रुव के निकट आ जाएगा। अब पहले आप बिंदु B देख लीजिए, ये बिंदु B रहा और ये P रहा। अब सोचिए, पहले बात तो इसमें अगर हम दर्पण का द्वारक और छोटा मान लीजिए इतना कर देते, अब बताइए ये अगर मुख्य अक्ष है और ये समांतर, तो दोस्तों ये जो बिंदु P होगा जो B के एकदम करीब आ जाएगा। इसीलिए इन दोनों को क्या कर दिया गया है, बराबर कर दिया गया है कि जो हमारी जो दूरी होगी क्या, कि जो हमारी BF ये जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी दोस्तों, बताइए अब जब दर्पण का द्वारक हम यहाँ एकदम छोटा कर देंगे तो ये जो परावर्तित होके आएगी, ये दोनों दूरी आपस में क्या हो जाएंगी, लगभग बराबर हो जाएंगी। वैसे ही यहाँ पर भी कह रहा है कि देखिए, जब आप दर्पण का द्वारक छोटा कर देंगे तो जो BF होगा वो PF के लगभग बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पे इसने बराबर दिखा दिया है। तो अब चलिए आगे हम लोग शुरू करते हैं। फिलहाल तो देखिए, आपको दिख रहा होगा कि BF बराबर PF मैंने लिख दिया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे और भी करेंगे हल इसे। PC बराबर PF प्लस FC। अब बात आती है दोस्तों, ये कैसे हो गया ना। हाँ, सही बात, ये कैसे हो गया। तो चलिए आइए अब आपको हम ये भी बता देते हैं कि ये कहाँ से आ गया। देखिए, अब मैंने ये कहाँ से लिखा ना, तो उसी फिगर में आपको हम ये भी समझा लिखा हुआ है PC बराबर PF प्लस FC ना। तो आइए इस फिगर में समझते हैं। कह रहा है दोस्तों PC बराबर, अब देखिए ये रही P और ये रहा C, PC। ठीक है दोस्तों, अगर अच्छा सोचिए PC एक रेखा है, इसे क्या हम CF प्लस FP नहीं लिख सकते क्या, या फिर PF नहीं लिख सकते क्या? बेशक लिख सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ समझिए, वहाँ ज़्यादा हो गया है। ये मान लीजिए ये इसका नाम A, इसका नाम B, इसका नाम C। जो यहाँ से यहाँ तक है दोस्तों वो कितना है, AB है। लेकिन AB को एक प्रकार से और लिखा जा सकता है कि AC प्लस CB लिख सकते हैं ना, बेशक लिख सकते हैं। यही लॉजिक यहाँ लगा हुआ है कि CP पूरी एक है,
पूरा एक दूरी है और उसके बीच में एक बिंदु और आ रहा है, तो इसको हम CP को लिख सकते हैं PF प्लस FC, लिख सकते हैं PF प्लस FC। हाँ, इसी प्रकार मैंने यहाँ इसको लिख दिया। अब थोड़ा सा आप यहाँ समझ लीजिए कि अगर देखिए ये इसकी एक एक साइड बराबर है तो ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाएंगे ना। तो थोड़ा सा मैं यहाँ लिख देती हूँ उसे FC बराबर हो जाएंगे, लिख दिया। अब बताइए थोड़ा सा FC बराबर क्या है, यहाँ PF है ना PF, तो यहाँ क्या है FC की जगह हम PF रख देते हैं। PC बराबर PF प्लस FC की जगह हम PF रखेंगे, तो FC और PF दो है तो एक यहाँ मिलके 2 PF हो गए दोस्तों। अब देखिए PC क्या है, उसी फिगर में चलते हैं। देखिए हमारी PC क्या है, ये रही P और ये रहा C। PC हमारी क्या है दोस्तों, वक्रता त्रिज्या है। क्या है हमारी दोस्तों, वक्रता त्रिज्या है। जो PC है हमारी वो वक्रता त्रिज्या है और दिखा रहे हैं हम आपको PF। अब देखिए PF हमारी क्या है, फोकस दूरी है। हाँ है फोकस दूरी, फोकस दूरी हो गया। अब देखिए वक्रता त्रिज्या को हम R से लिखते हैं और फोकस दूरी को हम F से लिखते हैं। हो गया सिद्ध कि जो हमारी दोस्तों जो वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस की 2 गुनी होती है। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, F बराबर R/2 हमारी जो फोकस दूरी होगी वो वक्रता त्रिज्या की आधी होगी। तो फिलहाल दोस्तों मैंने ये सिद्ध कर दिया है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा दोस्तों। पहली बात तो अगर आपको इसको भली भांति समझना है तो जो मैंने पहले प्रकाश के वीडियो डाले हैं वो आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इसमें बहुत से ऐसे लॉजिक आए हैं जो पहले से रिलेटेड हैं। हो सकता है बहुत लोगों को समझ ना आया हो, तो फिलहाल एक बार हम और समझाने की कोशिश करते हैं। चलिए आइए फिर शुरू कर देते हैं। तो देखिए हमें जो दोस्तों हल करना था वो ये था कि वक्रता त्रिज्या R तथा फोकस दूरी F में क्या संबंध होता है ना। तो आपको मैंने ये फिगर समझा दिया। ये जो बना हुआ है ये अवतल दर्पण है। ये जो वक्रता त्रिज्या और पोल से होके जा रही है दोस्तों वो हमारी मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष के समांतर हमने प्रकाश की एक किरण भेजी और प्रकाश मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की कोई भी किरण होती है वह फोकस से परावर्तित होके लौट जाती है। तो देखिए ये गई आपतित किरण और ये परावर्तित हो गई। तो आपतित किरण जहाँ भी टकराती है वहाँ आपतन बिंदु बना देती है। ठीक है दोस्तों, और आपतन बिंदु पे ही हम लोग क्या डालते हैं, अभिलंब डालते हैं। तो आपतन बिंदु पे मैंने एक अभिलंब तैयार किया। तो अब देखिए अब फिर परावर्तन के नियम से दोस्तों आपतन कोण और परावर्तन कोण बना दिया। मतलब अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनेगा वो आपतन कोण बनेगा और अभिलंब और परावर्तित किरण के जो बीच कोण बनेगा वो परावर्तन कोण बनेगा। ठीक है, अब जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया कि कोण ABC आपतन तथा कोण CBF क्या है, परावर्तन कोण है। और जब हम लोग ये भी जानते हैं कि परावर्तन का जो नियम होता है दूसरा वाला वो कोण I बराबर कोण R होता है। तो ये हमने लिख दिया कोण ABC बराबर कोण CBF परावर्तन के नियम से। आपको भी पता है, समीकरण फर्स्ट मान लिया। कोण ABC बराबर कोण CBF, कोण ABC बराबर कोण CBF। तो देखिए कोण ABC ये रहा, CBF BCF क्या है, BCF मतलब ये कोण इसके बराबर। मैंने आपको बताया एकांतर समांतर रेखाओं को जब कोई प्रतिच्छेदी रेखा उसे प्रतिच्छेद करती है तो दोस्तों जो यहाँ पे मैंने आपको बताया था, ये देखिए 2 समांतर रेखाएं हैं, ये एक रेखा इसे प्रतिच्छेद कर रही है। तो जो ये कोण होगा, ये कोण एक दूसरे के क्या होते हैं, एकांतर, और एकांतर कोण हमेशा बराबर होते हैं। तो इस वजह से ये भी बराबर हो गया ये। तो अब देखिए हमारी ये वाली साइड क्या हो गई थी, बराबर हो गई थी। तो हमारी ये साइड भी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। इसे समीकरण 3 कर दिए। अब देखिए समीकरण 3 में एक लॉजिक निकल के और आ रहा था। समीकरण 3 से हमें ये पता चला कि किसी भी त्रिभुज के यदि 2 कोण आपस में बराबर है तो उसके सामने की भुजा भी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। एक लॉजिक तो आपको ये पता चला। उसके मुताबिक हमारी BF बराबर क्या हो गई, FC हो गया। अब देखिए और एक चीज पता चला कि यदि हम दर्पण का द्वारक छोटा कर देंगे तो जो हमारी बिंदु B होगी वो P के एकदम निकट आ जाएगी। मतलब दोस्तों ये एकदम यहाँ कहीं आ जाएगी। अगर दर्पण का द्वारक एकदम छोटा कर देंगे तो जो हमारी
एफ बी एफ और पी एफ की दूरी होगी वो क्या हो जाएगी, लगभग समान हो जाएगी। तो हमने लिख दिया कि बी एफ बराबर पी एफ। और अगर अब आप देखें वैसे अगर हम इसे समीकरण 4th मान ले और इसे 5th मान ले, ठीक है, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ आप लिख दीजिएगा समीकरण 4th व 5th से। जब आप समीकरण 4th व 5th से लिख देंगे दोस्तों तो एक साइड हमारी बराबर है तो ये वाली साइड भी आपस में बराबर हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों आपको एक लॉजिक अपने से इस क्वेश्चन से निकालना है कि देखिए जो CP है, क्या है, CP या फिर PC कुछ भी कर लीजिए। अगर CP एक दूरी है, उसके बीच में एक बिंदु और आ रहा है, तो क्या हम इसको PF प्लस FC नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है। देखिए PC बराबर PF प्लस FC और FC बराबर हमें PF पता है ना। देखिए अभी जस्ट मैंने समीकरण 4th और 5 से निकाला, PF बराबर PC बराबर PF, ठीक है, या फिर PF बराबर PC, लेकिन हमें FC दिया है यहाँ, ठीक है, तो FC बराबर हम PF कर देते हैं। तो यहाँ मैंने FC बराबर PF रख दिया, एक PF मिलके हो गया दोस्तों 2 PF। अब जो फिगर में जो हमारा PC दिख रहा है वो हमें वक्रता त्रिज्या दिख रहा है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये वक्रता केंद्र है। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो ये देखिए जो हमारी PC है वो वक्रता त्रिज्या और जो PF है वो हमारी फोकस है। तो देखिए ये ये PF हमारा फोकस है, ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी होती है। तो देखिए ये फोकस है तो वक्रता त्रिज्या फोकस की क्या होती है, 2 गुनी होती है, या फिर फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। दोस्तों ये बात मैंने आपको सिद्ध करके दिखा दिया। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। अब हम अपना अगले वीडियो में आपको कुछ और इंटरेस्टिंग बात यानी हम इसे आगे बढ़ाने वाले, आपको उत्तल दर्पण में फोकस दूरी F और वक्रता त्रिज्या R में संबंध बताने वाले। फिलहाल अभी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलते हैं, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। वंदे मातरम।